वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। इस परीक्षा के लिए मैंने एक फ्री सेल्फ स्टडी और मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अलावा मेरे 3 पेड कोर्सेस हैं। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। BHIC 101 का जो ब्लॉक 2 है, सेकेंड बुक है ब्लॉक 2, उसका ये चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो ये चैप्टर है नवपाषाण काल से संबंधित है। बेसिकली हम जो टॉपिक कवर करेंगे वह है कि जलवायु और जीविका निर्वाह में क्या क्या परिवर्तन हुए थे, फिर उन परिवर्तनों का नवपाषाण संस्कृति पे क्या प्रभाव पड़ा, और नवपाषाण संस्कृति के संदर्भ में हम ये देखेंगे कि नवपाषाण क्रांति की अवधारणा क्या है, शिकार भोजन संग्रह से कृषि के संक्रमण के बारे में क्या वाद विवाद हैं, वैश्विक संदर्भ में नवपाषाण काल को हम देखेंगे। फिर ये भी पढ़ेंगे कि नवपाषाण और समकालीन संस्कृतियाँ कौन कौन सी थी। इसके बाद जो है कि भारत की नवपाषाण संस्कृतियों के बारे में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति, फिर उत्तरी क्षेत्र यानी कश्मीर की नवपाषाण संस्कृति, फिर विंध्य पहाड़ियों की नवपाषाण संस्कृति, बेलन व गंगा नदी की घाटियाँ, मध्य पूर्वी गंगा घाटी के क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति, और मध्य पूर्वी भारत की नवपाषाण संस्कृति, पूर्वोत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति और दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति। फिर उसके बाद जो है कि सामाजिक संगठन और आस्था प्रणाली क्या थी उस समय काल में, नवपाषाण युग में, और जो बौद्ध प्रश्न है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में इसको कंप्लीट करने के बाद जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हमें क्या मिलेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कृषि की शुरुआत कब हुई, ठीक है, इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होगी। पशुपालन का विकास कैसे हुआ, शिकार भोजन संग्रहण से कृषि की ओर के जो संक्रमण काल थे उसके बारे में, भारत क्षेत्रीय पृष्ठभूमि में नवपाषाण संस्कृतियों के बारे में हमें पता चलेगा। मेहरगढ़ स्थल के महत्व के बारे में इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हमें पता चलेगा। और दक्षिण भारतीय नवपाषाण संस्कृति की विशिष्ट विशेषता क्या थी, और राख के टीलों के बारे में जानकारी हमें मिलेगी। तो बेसिकली अभी तक हमने जो पढ़ा था पुरापाषाण काल, ठीक है, तो पुरापाषाण काल जो है अभी हमने उसमें देखा कि जो मानव है, ठीक है, वो पूरी तरह से अभी निर्भर था प्रकृति के ऊपर, लेकिन उसके जो ज्ञान है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जो अधिगमन जिसे कहते हैं, चीज़ों को समझने का, प्रकृति को समझने का, ठीक है, और उसने अपने अब हथियार के रूप में पत्थरों का इस्तेमाल किया, ठीक है। पत्थरों को वह जो है इसे कह सकते हैं कि तकनीकी रूप से उसको विकसित करते चले गए। जैसे जैसे ज़रूरत हुई वैसे वैसे नए नए हथियार उन्होंने बनाना शुरू किया पत्थरों के। तब क्या हुआ कि कुछ समय पश्चात जो मनुष्य है उसको प्रकृति को समझने में, अब इसे कह सकते हैं कि जैसे किसी एक जगह पर रह रहे हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं तो वो पहाड़ी इलाकों को समझ गए, ठीक है। जंगली इलाकों में रह रहे हैं तो जंगली इलाकों को समझ गए, और वहाँ पे जो अन्य प्रजातियाँ थी, पशु पक्षी थे, उनको भी वे समझ गए। फिर जो पौधे थे, जो पेड़ पौधे थे, उनके बारे में भी उनको गहन अध्ययन हो चला था। यह कुछ सालों या कुछ वर्षों की बात नहीं है, इसमें कई हजार साल लगे हैं, ठीक है। तो ये एक चरण था विकास का।
तो शुरुआत में जैसे जैसे मनुष्य का दिमाग विकसित होता गया वैसे वैसे वो प्रकृति को समझते चले गए, ठीक है। और फिर एक ऐसा समय आया जब उन्होंने प्रकृति को अपने हिसाब से मोड़ना शुरू किया, प्रकृति का उपयोग करना शुरू किया। जो संसाधन मौजूद थे वहाँ पे प्रकृति में, उसका वे दोहन करने शुरू कर दिए, ठीक है। तो बेसिकली जो जानवर थे उनको पालतू बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। पहले तो उनको डर लगता था, जानवर जो है शिकार करते थे, ठीक है, शिकार करते थे, लेकिन उससे पहले जब औजार नहीं थे तो वे अपना बचाव किया करते थे। ऑब्वियसली बचाव के लिए ही उन्होंने हथियार जो थे पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू किया था, क्योंकि उनके पास उनके हाथ पैरों में तो ऐसे कुछ नाखून वगैरह तो थे नहीं जो जैसे शेर के होते हैं, भालू के होते हैं, इस तरह से। तो उन्होंने अपने बचाव के लिए ही पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर उससे वे शिकार भी करने लगे, ठीक है। हमने पिछली किताबों में ये पढ़ा है, जो चैप्टर्स थे, कि जो मानव थे शुरू में वे मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, ठीक है। मैंने काफ़ी डिटेल में इसको समझा दिया है। हालांकि जो प्रस्तावना में इसमें लिखा गया है कि जो मानव थे पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे, ठीक है, पहले, और फिर अब धीरे 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 वे अब प्रकृति पर निर्भर नहीं रह गए थे। उन्होंने अपनी का दोहन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और लंबे जुड़ाव के कारण वे जानवरों की उपयोगिता और कुछ पौधों की उपयोगिता को समझ गए थे। तो उन्होंने जानवरों से भी अपना काम निकालना शुरू किया और पौधों का भी अपने हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने जानवरों की सहायता से कृषि पालन शुरू किया, कृषि के कार्य शुरू किए, यानी कि कुछ जानवरों को और कृषि की शुरुआत हुई। करने लगे तो कृषि करने के लिए उन्हें भूमि जोतना पड़ा। भूमि जोतने के लिए भूमि चाहिए, फिर वहाँ पे बसना भी पड़ा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जंगलों को काटना, जंगलों को साफ करना शुरू किया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो पुरानी पद्धति थी उसको छोड़ दिया। कुछ लोग खाना बदोश भी रहे और कुछ लोग गाँवों में बसने लगे, ठीक है। तो इस तरह से ये संक्रमण काल इसे कहा जा सकता है। अभी आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था प्रस्तावना। थैंक यू वेरी मच।